हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले भाई। अच्छा अच्छा, अब इस टॉपिक में जो है मजीद कुछ सवाल अभी जो यूनिक हैं आपसे वो करूंगा। बता तकरीबन हर चीज दी है, ठीक है। HCF LCM सब मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सिखाने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं करने के लिए। तो जरा तेजी से जाएंगे, ठीक। अब मैंने इसमें से सॉर्ट आउट किए हैं कि कौन कौन से सवाल हमें अब करने हैं। सही। अब जैसे आपके सामने अभी एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42। नजर आ रहा है ना सबको? जी तो अब इसमें आपसे क्या बात हो रही है, जरा। क्या है? जेम्स थिंक्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। इट इज अ क्यूब नंबर, इट इज एन इवन नंबर, व्हाट इज हिज नंबर। अब नंबर तो बताते रहिएगा, तरीका बताइए सोचेंगे कैसे। एक 2 डिजिट नंबर सोचा है उसने, और उस 2 डिजिट नंबर के बारे में क्या बता दिया आपको कि वो कैसा है। नहीं बताया कुछ भी। वो 2 डिजिट नंबर कैसा है कुछ नहीं बताया सवाल ने। सर इवन नंबर है और क्यूब एक, नंबर है। हाँ, पहले तो वो क्यूब है और दूसरा फिर वो इवन नंबर है, ठीक है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो अब आप बैठ के सारे इवन नंबर्स लिखें। सही है। चलो सारे के सारे नहीं लिखो, सारे के सारे 2 डिजिट इवन नंबर्स लिखो। सही। और फिर देखो उसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। बात समझ में आई? जी या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सर सारे क्यूब्स लिखने हैं। सारे क्यूब्स लिखूं। अच्छा, सारे के सारे क्यूब्स भी जब लिखूं तो 2 डिजिट वाले लिखूं। जी ठीक है, सारे नहीं लिख दूं, 2 डिजिट वाले जितने भी परफेक्ट क्यूब्स हैं वो लिख दूं। और फिर उसमें से देख लूं कि वो कौन सा परफेक्ट क्यूब है जो 2 डिजिट भी है और आपका इवन भी है। सही। तो चले, मैं क्यूब्स लिख, क्या ख्याल है क्या करना ज्यादा बेहतर है, सारे इवन नंबर्स लिखना या सोचना ज्यादा बेहतर है, या सारे परफेक्ट क्यूब्स लिखना या सोचना ज्यादा बेहतर है? परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स लिखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि कम लिखना पड़ेगा, उस सूरत में टाइम बचेगा। ठीक है। तो पहले एक तरफ हम क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब्स लिख लेते हैं। चलो सारे ही लिख लेते हैं, 2 डिजिट क्या और 1 डिजिट क्या। सही। तो पहला परफेक्ट क्यूब आपके ख्याल में क्या है? 1 1। फिर उसके बाद 8 8। फिर 27 फिर 64 उसके बाद बोलो। 125 125। तो क्या मैं 125, चलो 125 लिख लेता हूँ, लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है। बट क्या 125 मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है? नहीं। तो पहले तो इसी को डिस्कार्ड कर दिया आपने, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? 3 डिजिट नंबर। क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। अच्छा, फिर शुरू से शुरू करते हैं। क्या 1 मेरा आंसर हो सकता है? क्या 1 हो सकता है मेरा आंसर? नहीं। नो सर। क्या 8 हो सकता है मेरा आंसर? नो सर, वजह? 2 तो ये डिजिट वन डिजिट है। क्योंकि ये 2 डिजिट नहीं है या ये 1 डिजिट है। अच्छा, क्या 27 फिर हो सकता है? इस हिसाब से 27 हो जाना चाहिए, वो 2 डिजिट है। सर इवन नंबर नहीं। सर वो इवन नंबर नहीं है। वो 2 डिजिट है मगर वो इवन नंबर नहीं है। फिर आ जाएगी बारी 64 की। क्या 64 हो सकता है मेरा आंसर? जी 64 मेरा आंसर है, ठीक है। ये आपका 2 डिजिट भी है, ये परफेक्ट क्यूब भी है और ये इवन भी है। सही। अब ये लिख के मैंने सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि जरा सोचने में या बात समझने में आसानी हो। ठीक है। अगर आप इसको सारा मेंटली सोचना चाहें तो मेंटली सोच के डायरेक्टली 64 भी लिख सकते हैं। सही है। जरूरी नहीं है कि आप वो पूरी लिस्ट बनाएं जैसे मैंने आपको बना कर दिया। बस तरीका समझ में आना चाहिए कि सोचने के लिए करेंगे क्या। या तो सारे परफेक्ट क्यूब सोचें,
या सारे इवन नंबर सोचें या सारे 2 डिजिट नंबर सोचें। अब उसमें से आपको देखना पड़ता है क्या चीज करना ज्यादा आसान है। तो परफेक्ट क्यूब सोचना ज्यादा आसान था, तो इसलिए मैंने परफेक्ट क्यूब सारे के सारे लिस्ट किए और उसमें से अपना रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब जो है वो मेंशन कर दिया। सही हो गई बात। जरा पार्ट बी समझा दो, कौन समझाएगा? पार्ट बी समझा दो, कौन समझाएगा? हाँ भाई, अलीना। सर स्क्रीन नहीं आ रही, क्या हुआ, क्या हुआ? स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? चलो दोबारा शेयर कर देते हैं, बताओ। देखिए बेटा, अब आ गई। ये सर आ गई। जी चल, उसके बाद अब क्या बात है, पार्ट बी। हाँ, कौन समझा रहा है पार्ट बी? पार्ट बी समझाओ। नहीं, कोई नहीं समझाएगा। चले, अब उमर है। उमर क्या कर रहा है? उमर भी एक 2 डिजिट नंबर सोच रहा है। सही। उमर ने एक 2 डिजिट नंबर सोचा, और उमर ने जब 2 डिजिट नंबर सोचा तो वो 2 डिजिट नंबर जो है उसके बारे में क्या बता दिया कि वो क्या है? 78 का फैक्टर है। सही, वो 78 का फैक्टर है। दूसरा, और क्या खास बात बताए उसके बारे में? It is a prime number. वो प्राइम नंबर है। व्हाट इज हिज नंबर? अब नंबर तो बताते रहना, तरीका बताओ कि कैसे सोचेंगे। क्या कर लूं ऐसा कि मैं सोच पाऊं? सर या तो 78 के सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दें या फिर सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट कर दें। या तो मैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिस्ट करूं या फिर मैं 78 के फैक्टर्स लिस्ट करूं। क्या करना ज्यादा आसान होगा? क्या चीज करना ज्यादा आसान होगी? सारे प्राइम नंबर्स लिखना ज्यादा आसान होगा। चलो सारे प्राइम नंबर्स लिख देता हूं। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, 2। उसके बाद, उसके बाद क्या है बोलो? 3, 3, 3, फिर 5, 5, बोलते जाओ। 7, 7, हाँ, 11, 11. अच्छा लिखता तो मैं जाऊंगा, तो क्या लिखता रहूं या कहीं रुकना भी है मुझे? सर एक काम करते हैं, लिखता रहूं। 70 फैक्टर्स निकालते हैं। सही है, तरीके तो दोनों है ना। अभी तो हम एक कर रहे हैं, अभी हमें किसी ने ये करने का मशवरा दिया, हम ये कर रहे हैं। वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। फिर आखिर में पूछेंगे क्या बेहतर था। ठीक है। अभी सवाल ये है कि अगर मैं फर्ज करो अभी जिसने मशवरा दिया कि प्राइम नंबर्स लिखें, मैं प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, तो क्या लिखता रहूंगा या कहीं जाकर रुक भी जाना है मुझे? सर रुकना है, जहाँ वहाँ रुकेंगे जहाँ पर जो है वो 78 का फैक्टर आ जाएगा। 78 का फैक्टर तो बहुत पहले आ गया। 2 में है, 2 भी है फैक्टर, 3 भी है फैक्टर। आपने 78 सर से जो पहले प्राइम के सारे नंबर, फैक्टर्स लिखे हैं। 78, आप 78 को क्रॉस नहीं कर सकते। सही है, 78 से बड़ा नंबर 78 का फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, जी 78 से बड़ा नंबर 78 का फैक्टर नहीं हो सकता। 78 के फैक्टर 78 से छोटे ही होंगे या 78 के बराबर होंगे। सही है। मल्टीपल्स जो होते हैं वो होते हैं 78 के, मल्टीपल्स जो है वो 78 या 78 से बड़े होंगे। सही है। तो अगर मैं सारे प्राइम नंबर्स लिख भी रहा हूं तो कम से कम मुझे ये पता है कि 78 को क्रॉस नहीं करना मैंने। सही है। जी। अच्छा चलो, ये बात हो गई। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, 13। उसके बाद 17, 17। उसके बाद
19 19 फिर 23 23 आगे चलो भाई मशवरा दिया तो अब लिखवाओ ना 29 29 फिर उसके बाद 29 के 31 बाद 31 वेरी गुड फिर 37 47 फिर 41 फिर 41 है फिर 43 है फिर उसके बाद 47 है फिर उसके बाद आपका जो है वो 53 है फिर उसके बाद और जो है क्या है 59 है 61 67 आ जाएगा 68 नहीं है 69 नहीं है 71 आ जाएगा 22 73 आएगा 70 बस 73 तक आएगा। उसके बाद जो अगला है वो 79 है, ठीक है, यानी कि 78 को क्रॉस कर जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी आपके पास। अब इस बहुत लंबी लिस्ट में से आपने मुझे बताना है कि 78 का फैक्टर कौन सा वाला है और फिर आपने ये भी देखना है कि वो 2 डिजिट नंबर भी हो। सही है, तो क्या लगता है प्राइम नंबर्स लिखना ज्यादा बेहतर फैसला है? जी प्राइम नंबर्स लिखना ज्यादा बेहतर फैसला है? नहीं फैक्टर्स अब जिसको लगता है कि प्राइम नंबर्स लिखना ज्यादा बेहतर फैसला है तो वो लिखता लिखता मैक्सिमम 79 तक चला जाए और फिर उसके बाद इसमें से पिक करे ऐसा नंबर जो 78 का फैक्टर है। अच्छा, और वो 2 डिजिट भी हो तो वो कौन सा है 2 डिजिट नंबर जो 78 का फैक्टर भी है? चलो बता दो, अब जब लिखवाई लिए तो बता भी दो कौन सा नंबर है इसमें जो 78 का फैक्टर भी है और 2 डिजिट भी है? कौन सा है, दोबारा बोलो। 13। सही है, तो यानी कि ये तो आपने मुझे क्या किया, सारे प्राइम नंबर्स लिखवाए। अच्छा, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं आपसे कहता कि भाई आप 78 के फैक्टर्स लिखें। आप 78 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पे मैंने 78 के फैक्टर्स ऐसे बना लिए। सही है, 3 और मुझे 78 के कुछ फैक्टर्स नजर आ गए, ठीक है, कुछ प्राइम फैक्टर्स नजर आ गए। सही है, उसने मुझसे प्राइम फैक्टर्स ही पूछा हुआ है ना, तो मैंने ये वाला काम किया। ये करता क्या है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करता है नंबर को। सही है, जो फैक्टर्स आपको यहाँ नहीं नजर आ रहे वो प्राइम फैक्टर्स नहीं है। जैसे 1 आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। 78 आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा, 78 भी प्राइम फैक्टर नहीं है। सही है, तो ज्यादा बेहतर क्या ख्याल है, ज्यादा बेहतर क्या करना है कि प्राइम नंबर्स लिख लिए जाएं या फैक्टर्स लिख लिए जाएं? आपने फैक्टर्स लिख लिए सारे। अब आपने जब फैक्टर्स लिख लिए तो आपको मुझे 2 डिजिट वाला फैक्टर बताना है, वो कौन सा है? 13। अब ये सब चीजें ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी होती हैं। 1 मिनट का सवाल है, आपको करेक्ट अप्रोच उस 1 मिनट के अंदर डिसाइड करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है, बस सवाल तो करना आता है, घुमा फिरा के कैसे भी करके कर लेंगे आप सवाल, लेकिन बात यह है कि आपको करेक्ट अप्रोच पे करना आनी चाहिए उसी 1 मिनट के अंदर जिसमें आपको सवाल भी करना है। यहां पर टाइम जाता है। इर्रेशनल नंबर, दोबारा इर्रेशनल नंबर, मैंने आपको इसके लिए एक ही तरीका बताया है कि जब भी आपसे 2 नंबर के बीच का इर्रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो वो आप स्क्वायर रूट वाला नंबर लिखिए। यानी ये जो 1 आपको दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए ये 1 नहीं है, ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 1 है। और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। सही, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बीच का कोई नंबर लिख देना है। अब वो नंबर क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट 2 हो सकता है या फिर वो स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है। सही जी, बट लिखना कोई सा एक ही है इसमें से। सही है, जब आप पेपर में सवाल करेंगे तो लिखेंगे कोई सा एक जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये लिख दिया
किसी को स्क्वायर रूट 2 अच्छा लगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दे। सही है बात जी। इन दोनों में से कोई एक नंबर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं वो आपने करने हैं, वो मैं छोड़ इसलिए रहा हूं कि अब उस तरह के सवाल में समझा चुका। जैसे भी मैंने 42 किया तो 42 के बाद 43, 44 छोड़ दिया मैंने, 45 भी छोड़ दिया, 46 समझा तो ये भी चुका हूं। अब सर ऑर्डरिंग एक मिनट करनी है ऊपर कि करेंगे आप वही वाले क्वेश्चन पे। हाँ बेटा ये लो जाओ। हो गया सर, वो लिख रही थी। अच्छा चलो सही। अच्छा अब आ गए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए। अब ये अगेन ऑर्डरिंग का सवाल है। ऑर्डरिंग के सवाल के लिए मैंने आपको क्या बोला कि ये सब के सब नंबर्स या तो किस में हो, बता दो भाई, डेसिमल, परसेंटेज या फ्रैक्शन। डेसिमल, परसेंटेज या फ्रैक्शन। और ये डिसीजन आपको लेनी है कि क्या चीज ज्यादा आसान है। सबको डेसिमल करना ज्यादा आसान है, सबको फ्रैक्शन करना ज्यादा आसान है, या सबको परसेंटेज करना ज्यादा आसान है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन करते हुए एक बात का ख्याल रखा जाएगा। क्या है वो ख्याल? सेम डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स मस्ट आल्सो ऑलवेज बी सेम। सही है, तो फ्रैक्शंस को आमतौर पर अवॉइड किया जाता है, डेसिमल्स और परसेंटेज को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फ्रैक्शन को अवॉइड करोगे, कभी कभी फ्रैक्शन में बनाना ज्यादा आसान होता है। खैर, अब मैं इनके डेसिमल्स बना रहा हूँ, तो 4/9, जब मैं 4 को डिवाइड कर दूंगा 9 से तो ये कुछ ऐसा डिजिट बन जाएगा। सही है, 0.444। अब आप वो करके देख लीजिएगा, मुझे याद है थोड़ा सा। 2 को 5 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 0.4। सही, और जब 44% को डिवाइड किया तो ये बन गया 0.44। अब जरा बता दो, ये और ये, इन दोनों में फर्क कैसे करोगे? ये तो सेम लग रहे हैं, लग रहे हैं कैसे? जी तो अब फर्क कैसे करूं फिर? सर, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करके दोनों 0.4 बन जाएंगे, और यानी वो जो तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है वो भी सेम लगना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने राउंड ऑफ किया तो 0.444 राउंड ऑफ होके 0.4 बनता है, कुछ और तो नहीं बनेगा ना। और 0.44 भी राउंड ऑफ करके 0.4 बनता है। यानी अभी हम 2 लोगों का रोना रो रहे थे, राउंडिंग ऑफ कर दी तो 3 लोगों में रोने बैठ जाएंगे हम, क्योंकि तीनों 0.4 हो जाएंगे फिर, तो फिर तो और बुरे फंस जाएंगे। सर तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो मैं ये करूं कि तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई करके भी 44 तक बनेगा। ये तीनों को सेम डेसिमल प्लेसेस तक लिखो। पहले वाला डिजिट कितने डेसिमल प्लेस तक लिखा है? 3 डेसिमल। 3। दूसरे वाले को भी 3 डेसिमल प्लेस तक लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 और आखिरी वाले को लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 यानी अब तुम्हें एक चीज नजर आ रही है 400, एक चीज नजर आ रही है 440, और एक चीज नजर आ रही है 444। जी सही है, जब आपको किसी मखसूस डेसिमल प्लेस तक जाने के बाद चीजें एक जैसी दिखना शुरू हो जाए तो डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते हैं आप। सही है, तो मैंने बढ़ाया तो मुझे फर्क दिखना शुरू हो गया। अब सबसे छोटा नंबर क्या है आपके ख्याल में? 2/5। 2/5, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया। फिर दूसरा नंबर क्या है? 44%। 44% लिख दिया मैंने। और फिर सबसे आखिर में क्या? 4/9। 4/, सर 4.9। सही होगी बात। जी जी। अच्छा भाई, उसके बाद 49, 51, जरा ये याद करना। 49, 51, 53। साइम तुम्हारे पास व्हाट्सएप है अभी? जी है सर। अच्छा चलो भाई, मुझे नहीं पता अभी ये यार क्यों नहीं आपसे ज्वाइन हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता।
आई स्टिल कांट ज्वाइन, तो आई स्टिल कांट हेल्प यू। अच्छा, ये मैं तुम्हें एक लिस्ट भेज रहा हूँ, मुझे ये बस बताते रहना। मिला? सही है, क्योंकि बार बार तो मुझे व्हाट्सएप पे जाना जी पड़ेगा। जी। अच्छा, 44 हो गया, 46 हो गया, उसके बाद बोलो अगला क्या लिखा है उसमें। इसके बाद लिखा हुआ है 49। 49 लिखा होगा। अरे यार, ये इनइक्वालिटी आ गया। चलो, फाइंड एन इंटीजर r such that r is greater than 5। सही। अब आपको उन्होंने क्या कह दिया कि भाई क्या है कि आप मुझे r के लिए कोई इंटीजर बताइए, और ये ख्याल रखिएगा कि r जो है वो क्या है, वो 5 से ग्रेटर है। सही। जी। इतनी बात समझ में आई? यानी कि r की वैल्यू जो है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकती है। सही। r की पॉसिबल वैल्यूज 6, 7, 8, 9, 10 एंड ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकती है। सही है बात? जी। अच्छा, एक सेकंड में जरा इनका मसला कोशिश करूं कि हल हो जाए। ये कितनी मुश्किल बात है समझना कि जीमेल आईडी से ज्वाइन करें। हालांकि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। स्पार्टन आईडी में ज्यादा आपको मसला हो सकता है, वो आपका लिमिटेड डोमेन है। जीमेल का डोमेन तो यूनिवर्सल है। अब आप आईडी नहीं स्विच करना आ रही लोगों को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब आर की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकती है। सही। उसने क्या कहा कि आप आर की मुझे ऐसी वैल्यू बताना कि जो आप यहाँ रखो ना 5r-1 में, तो 5r-1 कैसा नंबर आए, एक स्क्वायर नंबर आए। सही। जी। चलो, अब मिसाल के तौर पे तुक्का मारते हैं। ये बात तो तय हो गई कि आर की वैल्यू 5 या उससे छोटी नहीं हो सकती। जी। सही है। चलो, मैंने कहा 6 हो सकती है, तो चलो मैंने 6 ट्राई किया मिसाल के तौर पे। अब वो 6 हम ट्राई कर रहे हैं तो मेंटली ट्राई कर रहे हैं, तो 5r, r का मतलब मैंने 6 ले लिया। सही है। -1, 5 6 13 -1, तो आंसर क्या आ गया 29। यानी अगर r को 6 रखोगे तो 5r-1 की वैल्यू क्या आएगी 29। 29। तो क्या r की वैल्यू 6 तुमने सही रखी है? नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि आपका ये 5r-1 परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, जो कि 6 पे नहीं आ रहा। चलें, अगर आप r को 7 रखेंगे, अब लिख नहीं रहा, अगर r को 7 रखेंगे तो क्या होगा, 5 7 35 -1 34। 34। 34 आ जाएगा। तो क्या आप r को 7 रख सकते हैं? नहीं। नहीं रख सकते। अच्छा, फिर लेकिन r को 8 रखें, तो इसमें 39 आएगा। इसमें 39 आएगा। 9 रखिए, 44। 44। 44। 10 रखिए, इसमें 49 10 होगा। 49। उसमें 49। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। r की वैल्यू 10 होनी चाहिए। सही है। r की वैल्यू 10 रखेंगे तो 5r-1 49 आएगा। सही है। और मैंने आपसे r की वैल्यू पूछी है, 5r-1 की वैल्यू नहीं पूछी, तो 10 मत लिख, अपने 10 लिखना, 49 मत लिख देना। सही है। जी। अच्छा, क्या ये एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? क्या ये एक ही वैल्यू हो सकती है या और कोई भी हो सकती है? और भी हो सकता है। और भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सवाल ने हमसे ऐसे कुछ पूछा नहीं है। यानी कि अगर मैं r को 13 रखूं ना, मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, अगर मैं r को 13 रखूं तो 5 × 13 कितना होता है बताओ? अरे 45 65 -1 कितना हो जाएगा? 64। तो अगर आप चाहें तो आप r की वैल्यू को 13 भी बता सकते थे ना। जी। ठीक है। मतलब सिलसिला तो नेवर एंडिंग है, वैल्यूज तो बहुत सारी निकल कर आएंगी, आप जाते रहेंगे और वैल्यूज आती रहेंगी। सही है।
मगर मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही वैल्यू उसने पूछी है, मैंने वो 10 बता दी। 10 अगर मैं रखता हूँ तो 5r-1 स्क्वायर नंबर आता है, तो 13 रखता है तो भी उसका 5r-1 परफेक्ट स्क्वायर आता है। बस ये जब भी कभी इस तरह के सोचने वाले सवाल आए ना, तो सोचने की एक तरतीब होनी चाहिए, रैंडमली नहीं सोचेंगे कि बीच बीच में से नंबर सोच लिए, कभी 7 ट्राई कर रहे हैं, फिर 11 ट्राई कर रहे हैं, फिर 13 ट्राई कर रहे हैं, फिर 8 ट्राई कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरतीब से जाएं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या कुछ ट्राई कर चुके। सही है, तो इस सवाल के आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 2 पॉसिबल आंसर्स शेयर कर दिए। पेपर में लिखना सिर्फ एक ही होगा, ये बात सही है जी। चलो भाई, find the value of s which makes 8s plus 2 a prime number। अब s की एक वैल्यू बताओ जो 8s plus 2 को एक प्राइम नंबर बना दे। बताओ कैसे बताओगे? ये सवाल जरा ध्यान से सुन लेना सब लोग, पहले तो तुम ही लोग बता दो, चलो अपने हिसाब से कैसे बताओगे। s की कोई वैल्यू बताइए जिसपे 8s plus 2 एक प्राइम नंबर रहे, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू बता दें, बट ये ख्याल रखना है कि 8s plus 2 का आंसर प्राइम नंबर आना चाहिए। सर इसमें सर ये जीरो सर 0 यूज कर सकते हैं। 0 यूज कर सकते हैं, अच्छा क्या कोई जी। और वैल्यू यूज कर सकते हैं? क्या कोई और वैल्यू यूज कर सकते हैं 0 के अलावा? चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू भी बता दो, मतलब कोई और वैल्यू भी हो सकती होगी ना, जैसे पिछले सवाल में आर की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी, यहाँ पर एस की एक वैल्यू आपने 0 बता दी, सवाल ये है कि क्या एस की कोई और वैल्यू भी होगी कहीं ना कहीं। जी सर। सब लोग सोच लो, कोई तो बता दो। इसमें एस की एक ही वैल्यू होगी, वो होगी 0। देखिए, आपने एस की जगह कोई भी नंबर रखा, सही है, एस की जगह कोई भी नंबर रखे, आप उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 8 8 से। तो जब आप कोई भी नंबर इस ब्रैकेट में रख के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवेंचुअली ये पूरा एक इवन नंबर ही आएगा। जी। ऐसे ही होगा ना, जब आप एक इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर एक इवन नंबर आता है, ये बात तो जानते हैं ना। जी। यानी 8 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 8s इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर। सही, और फिर आप मजीद अच्छा काम क्या कर रहे हैं, उसमें 2 ऐड कर रहे हैं। सही है, इस 2 को ऐड करने के बाद भी ये पूरा नंबर इवन ही रहेगा। जी। सही है, तो एक ही इवन नंबर है विच इज प्राइम, वो कौन सा है? 2। 2। तो पहले तो इस शक्ल को देख के ना, इसको देख के समझ में आना चाहिए ये हमेशा इवन है, 8s plus 2 हमेशा इवन नंबर जनरेट करेगा। सही है, तो आपको बेसिकली जब उसने कहा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ s विच मेक्स 8s plus 2 अ प्राइम नंबर, तो बेसिकली वो कह रहा है विच मेक्स 8s plus 2 2। सही है, s की वो वैल्यू बताओ जो 8s plus 2 को 2 बना दे। समझे मेरी बात? जी। क्योंकि और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। सही, तो यहां से मैं इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो बेसिकली क्या रहा है सवाल आपसे, सवाल आपसे कह रहा है कि 8s plus 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2। बात समझ में आई है? जी। अब सवाल करना अपनी जगह है, आपने अगर 0 मुझे बता दिया बात खत्म हुई। अगर आपको फर्स्ट करो 0 क्लिक हो गया ना शुरू में ही, आप पेपर में इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे जो मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूँ। आपने सवाल देखा, आपको वैल्यू समझ में आ गई, आपने 0 बताया, आप आगे बढ़ गए। ठीक है,
लेकिन अभी हम पेपर नहीं दे रहे, अभी हम सीखने के प्रोसेस में हैं, तो इसलिए ये स्टेप करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपर में तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार जान छूटे, बस सवाल हो और खत्म करके आगे बढ़े। लेकिन जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपको होना चाहिए नहीं यार कुछ और भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों, ये सब चीजें सीखने के टाइम पे होनी चाहिए। हम लोगों के उल्टा होता है, हम लोग पेपर देने के लिए बैठे होते हैं ना, तब हमारा होता है कि नहीं यार अब आज तो सीख लें हम, आज तो नहीं, आज तो वजह भी जाननी है हमें। और पूरे साल टीचर हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है कि बेटा वजह बता दो, वजह सीख लो, वजह सुन लो, सोते रहते हैं क्लास में। अब वो हमारे जैसे बेचारे मासूम टीचर्स होते हैं, तंग भी करते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते रहते हैं प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, सुनते ही नहीं बच्चे आजकल के, क्या करें। कोई जरा टेढ़ा टीचर हो ना, वो जरा कर भी लेता है, हमारे जैसे तो मासूम लोगों को कौन सुनता है। अच्छा, अब वही वाली बात आ गई, इर्रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू। अब मैं आपको 1000 दफा बता चुका, इर्रेशनल नंबर लिखने का मतलब है रूट के अंदर कोई नंबर लिखना है। तो 7, ये 7 नहीं है, ये क्या है बेसिकली, Square root of 49. ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 है। ये 8 नहीं है, ये क्या है, Square root of 64. अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 49 से स्क्वायर रूट ऑफ 64 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, सही है। Square root of 53. तो स्क्वायर रूट 53 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ और लेना चाहें कुछ और ले लें, बस ख्याल ये रखिएगा जब भी इर्रेशनल नंबर लिखने का सवाल आएगा तो भाई आप क्या लिखेंगे, आप एक सर्ड लिखेंगे। सर्ड क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो जी। ये अब आप पढ़ेंगे, अब ये चीजें आप लोगों के सिलेबस में हैं। पहले ये से बैड मैथ्स में हुआ करती थी, तो पहले हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ाते थे ओ लेवल्स डी मैथ्स वाले बच्चे को, अब ये आएंगी तो सर्ड पता कम से कम पता होना चाहिए। सर्ड क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ साइड में, सर्ड अ रेडिकल इंक्लूडिंग नंबर। अब जितने लोग मुझसे इंडाइसिस पढ़ चुके हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि रेडिकल का मतलब होता है ये साइन, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं ना, इस साइन का मतलब होता है रेडिकल। अब अगर आपने कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसमें रेडिकल शामिल है और रेडिकल से जान नहीं छूट रही आपकी, तो वो सर्ड है। हाँ, अब कल आपको कोई जो है वो ऐसा नंबर लिख के बैठ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 49 और मुझे कहना शुरू कर दे कि ये सर्ड है, तो वो मुझसे पिट ही सकता है, क्योंकि सर्ड नहीं है। क्योंकि मैं इसमें से फौरन क्या करूंगा, स्क्वायर रूट से जान छोड़ा के इसको क्या लिख दूंगा, 7। तो क्या ये सर्ड हुआ, नहीं हुआ। हाँ, आपने कभी मुझे ऐसा कोई नंबर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 20, अब मैं बहुत मेहनत कर भी लूंगा ना तो इसको सिंप्लीफाई करके ये बना पाऊंगा जी, सही है। क्या मेरी रेडिकल से जान छूट गई, नहीं। अब ये मैं कैसे बना पाऊंगा कैसे नहीं बना पाऊंगा, ये तफसीर मैंने कल थोड़ी सी डिस्कस की है, सही। कल एक नंबर था हमारे पास, उसमें हमने डिस्कस किया 180 था, स्क्वायर रूट ऑफ 180 वाला सवाल हमने किया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, साइन 51। चलो ये आसान सा सवाल है, लेकिन बस एक छोटी सी वजह है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। पहले तो क्या हो गया भाई, तस्नीम रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड एट 6 AM एवरी डे फॉर 10 days। ठीक है, तस्नीम को कोई और काम नहीं है, सुबह सुबह उठ के वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर नोट कर रही है, बिल्कुल इंतहाई, मतलब छुट्टियां हैं जून जुलाई की। खैर अब ये भी नहीं पता कि सुबह 6 बजे उठ रही है कि सुबह 6 बजे सोने जा रही है। आजकल तो आधी आवाम तो सुबह 6 बजे सोने जा रही है, तो हो सकता है तस्नीम भी उसी तरह से हो, छुट्टियां चल रही है उसकी, फायदा है वो, कोई और काम है नहीं। अब सर यूसुफ कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ भी नहीं रही, तो सुबह 6 बजे सो जाती है जाकर और शाम में 6 बजे उठती है, तो सुबह 6 बजे वो क्या कर रही है, टेम्परेचर नोट कर रही है, सही है जी। अब क्या हो गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। अब इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस बताएं। अब हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है इसमें, 0 शाबाश, 2 दिली खुश हो, 2, ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया। लोएस्ट टेम्परेचर बताइए, -7 अब इनका डिफरेंस बता दीजिए। 9 हुआ, 9 हो गया, ठीक है। अब जो लोग डायरेक्टली बता सकते हैं वो डायरेक्टली 9 लिख देंगे, और जो लोग नहीं बता सकते वो 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 7, ठीक है। माइनस माइनस, ये माइनस माइनस
प्लस प्लस प्लस। अच्छा ये भी हमारी यहाँ बहुत खूबसूरत है भाई लोगों का, ब्रैकेट्स को खोलना, माइनस और माइनस, ये सब चीजें हमारी यहाँ बहुत प्यारी करते हैं लोग। माइनस माइनस मतलब प्लस, तो हर जगह जिंदगी में प्लस ही हो रहा है। अब वो कभी ये भी दे दो ना लोगों को -2 और -7, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस माइनस है उसका मतलब ये वाला जो माइनस माइनस है यहाँ पर, इसको इस तरीके से अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो हमारे यहाँ इसी तरह से सिखाया पढ़ाया जाता है। सही है। जी। तो खैर अब बहुत सारी इसमें चीजें हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ चीजों का। ये सारे ट्यूशन वाली बाजियों ने किया ज्यादातर। अरे भाई क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा काम। हाँ, उसके बाद भाई मेरे ये पार्ट मीडियन। अब ये बेसिकली जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। जी। सही है, लेकिन मीडियन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ। मीडियन कहलाती है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। सही, आपके डेटा में जो वैल्यू बीच में है वो आपका मीडियन है। इज दैट राइट? जी। जी मगर एक मसला है, वो एक मसला ये है कि डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जी। अब सबसे पहले क्या करो, ये जो नंबर्स दिए हुए ना तुम्हें रैंडमली, इनको एक तरतीब से अरेंज करेंगे। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पता नहीं, मैंने 9th में जब स्टैट्स पढ़ाई तो मैंने ये स्किल डिस्कस नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। सही है। अब जरा गिनो इसमें कितनी वैल्यूज हैं। 10 वैल्यूज। ठीक है, तो अगर 10 वैल्यूज हैं तो बीच में कोई वैल्यू आएगी? नहीं। हाँ भाई, आवाज आई वापस? जी सर। ये कभी किसी अंग्रेज को मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको पढ़ाते हुए कभी ऐसे होता है ना, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर उसको मैं बताता हूँ हमारी लाइट चली गई, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा, तो वो हैरान होता है। वो कहता है क्या लाइट भी, आपके मुल्क में लाइट भी जाती है? तो पहले से नहीं पता था आपको? कहते नहीं है, ऐसे हमें सरप्राइज मिलता है हमें। ओह, उनको ये सुन के एक्साइटिंग लगता है कि ओह हाउ एक्साइटिंग। चलो,
क्या मैंने सवाल पूछा था भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आप मीडियन समझा रहे थे। नहीं, मीडियन तो मैं समझा रहा था, उसके बाद मैंने पूछा था इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, मेरे पास डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। जी सर, आपने पूछा कि बीच की वैल्यू होगी या नहीं? हाँ, तो क्या कोई वैल्यू उसमें बीच में होगी एग्जैक्टली? नहीं सर, अगर एवरेज आप नहीं। देखें, हाँ, यानी कि अगर आप देखें, फर्ज करें आपको लगता है ये वैल्यू बीच में है, तो क्या ये वैल्यू बीच में है? इससे पहले कितनी वैल्यूज हैं? सबसे पहले 4 वैल्यू है, और इसके बाद कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यू। 5। तो इसका मतलब है ये वैल्यू बीच में नहीं है, ठीक है। जी और अगर आपको लगता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो मीडियन है, तो क्या ये बीच में है? नहीं सर। तो आपकी कोई एक वैल्यू तो बीच में है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये जो बीच की 2 वैल्यूज है ना, शायद ये बीच में होंगी। अच्छा, यानी कि चौथी और पांचवी वैल्यू आर द मिडिल वैल्यूज, सही। जी अब मैंने आपसे सबसे पहले तो ये कहा कि देखें, सबसे पहला तो बात ये है कि आपका डेटा अरेंज होना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि 4th and 5th वैल्यू आर द मिडिल वैल्यूज, इज दैट राइट? मैंने यही दिखाया ना आपको जी कि 4th and 5th वैल्यूज आर द मिडिल वैल्यूज, यानी कि आपको सिर्फ 4th और 5th वैल्यू से मतलब है। आप अपने डेटा को अरेंज कीजिए, लेकिन 10 के 10 वैल्यूज को अरेंज मत करें, सिर्फ चौथी और पांचवी वैल्यू तक अरेंज करें उसको, क्योंकि आपको चौथी और पांचवी से काम है। ये बात समझ में आई? जी तो अब मैं डेटा को अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अपना डेटा अरेंज करना शुरू किया। सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये हो गई, ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू हो गई। फिर सेकंड लोएस्ट वैल्यू क्या है? -5 क्या बात, -6 तीसरी छोटी सबसे वैल्यू क्या है? -5 -5 -5। चौथी वैल्यू क्या है? -3 -3। और पांचवी वैल्यू क्या है? -3 -3 अगेन, सही है। और आपको चौथी और पांचवी ही वैल्यू चाहिए थी ना, जी। ये तो हमने शुरू में अंदाजा लगा लिया था। तो आपको चौथी और पांचवी वैल्यू नजर आ गई। आपने कहा मीडियन मेरा इन दो से बनेगा, सही है। इन दो से कैसे बनेगा? -3 और -3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के। अब -3 और -3, अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, जो कि कंप्लीटली गलत है। ये हमारे यहाँ होता है, ये जब ये बचपन में आपको रियल नंबर्स वगैरह सिखाते हैं ना, बुक 1 खास तौर पे 6ठी क्लास में जब पढ़ाते हैं, वहां पर टीचर्स ये कर रहे होते हैं। हमारे स्कूल्स में और ट्यूशंस में ये करते हुए देखा मैंने लोगों को, जबकि इसका उसूल अलग है। When two numbers with the same signs are adding together, they add and the sign of the both the numbers taken, ठीक है। तो ये है, ये नहीं है माइनस माइनस तो प्लस। तो सारा उस एक माइनस माइनस प्लस करके शॉर्टकट के चक्कर में वो सत्यानाश हुआ पड़ा है चीजों का हमारी मैथ्स का। तो दो सेम नंबर्स, दो सेम साइन के नंबर्स हैं, ऐड होंगे। अब चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, तो डिफरेंट साइंस के नंबर होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे और ग्रेटर नंबर की साइन आ जाएगी। उसूल ये है, ठीक है। हमारे यहाँ हम लोगों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि माइनस माइनस है तो प्लस होगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा। तो ये शॉर्टकट उस वक्त तो बड़ा अच्छा था, मगर उसको सही भी तो कर दो कभी जिंदगी में लाकर। तो जब सेम साइंस के नंबर्स होंगे तो वो ऐड होंगे, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, सही है बात? जी। अब ये दोनों सेम साइंस के नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे। 3 और 3 को ऐड किया, कितना बन गया? 6। और साइन कौन सी आएगी जो दोनों के पास है? माइनस का 6। उसूल ये है, वो हमने शॉर्टकट बनाने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया चीजों का। शॉर्टकट्स बनाइए, बिल्कुल बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं शॉर्टकट्स बनाने के साथ साथ सही कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि देखो सही कॉन्सेप्ट ये है। तुम शॉर्टकट से कर लो सवाल, लेकिन सही कॉन्सेप्ट याद रखो कि सही कॉन्सेप्ट ये है, और उसको बार बार गो थ्रू करो। कभी ना कभी तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सवाल करते जाओ, कॉन्सेप्ट को बार बार सोचते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चीजों को शॉर्टकट से सीखें जरूर, मगर साथ में ये भी याद रखें कि यार इसका कॉन्सेप्ट ये है, शॉर्टकट से कर रहा हूं मैं काम, सही है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है साइन? 53 दोनों पार्ट है, एक ही पार्ट होगा। 53 लिखता हूँ। चलो, तो पार्ट बी तो हम कर चुके हैं। अच्छा, 53 अब क्या कह रहे हैं? इवेल्युएट। ये जो वर्ड है इवेल्युएट, इसका क्या मतलब है भाई?
सर वैल्यू निकालनी। हाँ, इवेल्युएट का वर्ड निकला है वैल्यू से, इसका मतलब है फाइंड द वैल्यू। अब ये सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नहीं है। सही है। तो 10 प्लस 2n स्क्वायर, इस पूरे की आपने मुझे वैल्यू बतानी है। कब? जब n क्या लेंगे आप? -1। -1। ये कमांड वर्ड समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ हम जब भी मैथ्स का कोई सवाल देते हैं, तो मैं भी, ये नहीं कि मैं नहीं करता, सीधी सी बात है, मेरी भी बचपन से इसी तरह के माहौल में ट्रेनिंग हुई है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, मैथ्स में हर चीज सॉल्व नहीं करते हम लोग, चीजों को हम फैक्टराइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम मैथ्स में हर चीज सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सॉल्व का मतलब अलग है। वो खैर मौका मिलेगा तो करेंगे बात। है, मुझे 10 प्लस 2n स्क्वायर की वैल्यू बतानी। कब? जब n की वैल्यू क्या है? -1। तो आप करोगे क्या? 10 प्लस 2n स्क्वायर है, ये क्या होता है, उसमें आप क्या करेंगे? 10 प्लस 2, n की जगह क्या रख देंगे आप? -1। और -1 का स्क्वायर। 10 अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, 2 अपनी जगह। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1। ये बात सही है सबको? सही है। ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का 1 हो गया। फिर क्या करूं? पहले 10 को 2 से ऐड कर दूं? सर पहले मल्टीप्लाई, तो 10 को ऐसे ही छोड़ा, 2 1 जा 2, और 10 प्लस 2 कितना? 12। 12। अगला सवाल बोलो सैम जल्दी से। 55। 55। हाँ जी। x is an integer between 50 and 70. Write down the value of x when x is a cube number. हाँ, बोलो। वो 64 है। 64 है। हाँ, अब इसमें भी अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते थे? क्या कुछ कर सकते थे आप? लेस डाउन। ठीक है, आप 50 से 70 के बीच के सारे नंबर लेस डाउन करें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। आ रही बात समझ में? आप 50 से 70 के बीच के सारे नंबर लेस डाउन करें और उसमें से परफेक्ट क्यूब पिक कर लें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सारे प्राइम सबके सारे क्यूब नंबर आप सारे क्यूब नंबर्स लिस्ट डाउन करें और जो 50 से 70 के बीच में वो पिक कर लें। अब वो आप डिसाइड करेंगे कि ज्यादा आसान क्या है। सही है बात? जी। जी क्या क्या ख्याल है, ज्यादा आसान क्या होगा? सारे क्यूब को लेस डाउन करना। और अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ गया है तो बस आंसर लिखें और जान छुड़ाएं। हाँ भाई, मोहम्मद अहमद साहब जी। मोहम्मद अहमद साहब कौन है भाई? अच्छा, फिर उसके बाद इसका पार्ट बी है। आपने एक प्राइम नंबर बताना है, सॉरी एक प्राइम फैक्टर बताना है 268 का। 268 का प्राइम फैक्टर बताना है और वो 50 से 70 के बीच में ही होना चाहिए। अब क्या करूं दोबारा से? सर 268 के फैक्टर्स 268 के फैक्टर्स बना लें हम, और जब 268 के फैक्टर्स आप बना लेंगे तो मैं बना देता हूं डायरेक्टली। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 67। ये मैंने प्राइम फैक्टर्स बना दिए इसके। जी। सही है। अब आप बता दीजिए मुझे कि वो नंबर जो 50 और 70 के बीच में वो कौन सा है? 67। वो है 67। सही हो गई बात? जी। अगला बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 60 पार्ट सी। 60 का पार्ट सी। ओहो, चलो ये मैं अगली क्लास में करूंगा। उसके बाद वाला बताओ। 60 का पार्ट सी याद रखना, ये मैंने रोक दिया। 62। 62। 62 में क्या क्या है? सारे मुश्किल मुश्किल सवाल आ गए। और क्या है? 63। हाँ चलो ये करते हैं, ये आखिरी में इतना मुश्किल सवाल मैं डिस्कस नहीं कर सकता।
क्या है भाई, here is a list of numbers, write down the numbers from the list that have a difference of 10. अब आपके पास मैंने बहुत सारे नंबर लिखे, कोई ऐसे दो नंबर बता दीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 10 हो। -8 -8 और -2। नहीं सर, प्लस -8 और -2 क्यों नहीं? सर क्योंकि फिर साइन नेगेटिव आ जाएगा। क्या -8 और -2? चलो साइन को फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा डिफरेंस 10 का होना चाहिए, प्लस का 10 होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए, ये नहीं कहा। नहीं सर, क्यों अगर माइनस का 10 हो तो स्पेसिफाई करते हैं। नहीं, जब मैं ऐसे कहता हूँ डिफरेंस ऑफ 10 होना चाहिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी आपके घर में इस वक्त जिस शहर में आप हैं वहाँ टेम्परेचर -50 है, सही है। अब -50 से वो बढ़ा और -40 हो गया, कितने का डिफरेंस आया? 10 का। 10 का, ठीक है। मैं कहूँ ये -50 है, चेंज होकर -60 हो गया, तो भी डिफरेंस कितने का आया? 10 का है। 10 का। आप डिफरेंस को तो 10 ही बोलेंगे ना, प्लस का 10 या माइनस का 10 तो नहीं बोलेंगे ना आप उसको, जी सही है। जब हम दो नंबर्स के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं तो हम साइन को उस वक्त इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो साइन प्लस की 10 हो या माइनस की 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस 10 का होना चाहिए बस, सही। सही। जैसे ये ऐसी बात है कि आपकी पॉकेट मनी है, आपको आपकी अम्मा रोज आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी देती है, सही है। मैंने कहा जी 500 का डिफरेंस आ गया आपकी पॉकेट मनी में, अब बताएं ये बात खुश होने की है या ये बात उदास होने की है? उदास नहीं। मैंने तो सिर्फ 500 का डिफरेंस बोला है ना। अब अगर 500 का सर डिफरेंस डिक्रीज बोला है, करेगा। तो अगर 500 का डिफरेंस बोला है तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपकी पॉकेट मनी कितनी हो गई, अब पहले 1000 थी, 500 का डिफरेंस आया 1500 हो गई, तो अब ये खुश होने की बात है। और ये भी हो सकता है कि वो 500 का डिफरेंस आने के बाद आपकी जो पॉकेट मनी 500 पे आ गई हो, तब ये उदास होने की बात है। जी। तो अगर सिर्फ कोई डिफरेंस बोलता है तो उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो यहाँ पर भी अगर मैं डिफरेंस कह रहा हूँ तो वो प्लस का 10 हो या माइनस का 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दो नंबर क्या है, क्या वो -8 और -2 नहीं हो सकते? नहीं हो सकता वजह सर, क्योंकि हम जब -8 -2 करेंगे तो फिर वो माइनस माइनस प्लस होके +2 बन जाएगा। -8 और -2 का डिफरेंस है 6। जी अगर मैं -8 में से माइनस करूंगा माइनस का 2, देखो वही तो सर, तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। माइनस का 6 आएगा डिफरेंस, सही है। जी तो -8 और -2 में डिफरेंस -6 का है, सही है। जी। हाँ, अगर मैं -8 में प्लस करता -2 तो ये होता -8 -2 विच इज -10। इसमें ये आपका 10 -10 आ रहा है, मगर ये डिफरेंस नहीं है, सम है, जी सही है। डिफरेंस तो अभी भी 6 का है, तो वो दो नंबर क्या है, -8 और +2। 2 ठीक है। तो आप उसको 2 और -8 लिखें या -8 और 2 लिखें, वो आपकी चॉइस, सही है। जी तो अगर डाउट हो तो ये करके तसल्ली कर लेना, और हमारे यहाँ डाउट होते हैं क्योंकि हमने बेड़ा गर्क किया हुआ अपने डिफरेंस का भी, हालांकि बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, मगर खैर अब हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम लोगों ने अपना ही कबाड़ा किया हुआ है और हमने फिक्र भी नहीं की इस बात की। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, और जितने भी नंबर्स दिए उन सबका सम कर दें। अब इनका सम करने के लिए क्या, बता दो, जल्दी से बता दो। -3 ये कैसे किया, मुझे भी तो सिखाओ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, अकेले अकेले कर लिया। जब भी कभी ऐसी लिस्ट हो ना और सम वम करना हो तो चीजें कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट हो रही है, जैसे 2 और -2 कैंसिल आउट हो गया। ये मैंने जब मीन तुम लोगों को निकालना सिखाया ना 9th क्लास में पिछले साल, जी। तो मैंने उसमें ये सिखाया कि अगर कैंसिल हो रही है चीजें तो कैंसिल आउट कर दे। अब -8 और -5 ये बनता है -13, और 4 और 9 भी बनता है +13, जी तो ये दोनों टुगेदर इससे कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ क्या बचा आपके पास, -3 और 0। -3 और 0 विच मीन -3 आ गया आंसर, ठीक है। जी बेवकूफों की तरह ये करने मत बैठ जाना, सही है बात।
जी ये मत करने लग जाना इस तरह के केस में, टाइम ज़ाया होगा। सही है, डायरेक्टली कैंसिल किया और आंसर लिख दिया -3। सही है। अब ये सब चीजें होती हैं जो जरा टाइम वाइम बचाती हैं, इन्हीं सब चीजों की वजह से हम क्लास कर रहे हैं। पार्ट सी, इट इज गिवन दैट -4 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 7। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी छोड़ रहा हूँ। लीनियर इनइक्वालिटी अब आगे कराऊंगा तो फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर इसके लिए मुझे बहुत तमीज बांधनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं है फिलहाल। सही है, तो लीनियर इनइक्वालिटी मैंने छोड़ दिया। ठीक हो गई बात। जी अभी उस लिस्ट में मेरे ख्याल में भी और बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, जो जो मैंने करा दिया वो याद रखना, जो जो मैंने कटवा दिया वो भी याद रखना। सही। सही है, तो लिख लो कहीं अपने पास, फिर मुझे बता देना। आप कल तुम नहीं आए थे क्लास में? नहीं सर, वो मुझे पासपोर्ट ऑफिस। चलो सर, चले जी, अब ये वाली क्लास वाइंड अप हो गई। अब होगी 11वीं की क्लास, उसमें ना चाहें तो बेशक रुकें, वो आपकी भी है। ठीक है।